शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे विशेषकर एनएस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12 क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय है हिस्ट्री। आज इस वीडियो में चैप्टर 21 के कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और साथ में आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ मैं जो है ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया, थोड़े बहुत क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये वीडियो मैंने उन विद्यार्थियों को सोच कर बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर में जाकर नहीं पढ़ सकते। आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं अपना जॉब करते हैं और अपना समय नहीं निकाल पाते कि अपना कहीं अलग से अपना पढ़ाई कर सके। तो आप में से ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में पहले में आपसे कहा जाता है प्रारंभिक कांग्रेस के सरोकारों के मुद्दों का उल्लेख करें। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, हमारा देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना कब कब हुई थी 1885 में, जो कि आज भी चल रही है। अब इसमें देखा जाए इनके कुछ यहाँ पे सरोकारों के मुद्दे क्या है, इनके कुछ यहाँ पे क्या मुद्दे बनते थे, क्या है वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में राजनीतिक दृष्टि से जागरूक, शिक्षित और नए भारतीयों के एक समूह द्वारा किया गया था। इसके गठन में इंडियन सिविल सर्विसेज के सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. होम्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती कांग्रेस के मुख्य सरोकार थे कपास के आयात कर को भारतीयों के अनुकूल बनाया जाए। तो यहाँ देखा जाए शुरुआत में हमारा 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी और इनके कुछ उद्देश्य थे, इनके कुछ यहाँ पे सरोकार थे। तो वो यहाँ पे बहुत सारे थे लेकिन थोड़े बहुत मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो जिनमें से बनता है हमारा पहला कि कपास के आयात कर को भारतीयों के अनुकूल बनाया जाए। दूसरा बनता है पे हमारा सरकारी सेवा का भारतीयकरण किया जाए। इंग्लैंड और भारत में समानांतर परीक्षाओं के जरिए सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण किया जाए। वन संबंधी कानूनों को बदलना जो भारतीयों को प्रभावित करते थे। असम के चाय बागान में अनुबंधित मजदूरों के विरोध को संगठित अभियान चलाना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और प्रेस पर नियंत्रण का विरोध करना। तो शुरुआत में देखा जाए कांग्रेस पार्टी के हमारा देखा जाए कुछ ये मुद्दे बनते थे यहाँ पे हमारे यहाँ पर, जिनको लेके यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखा ये आगे और भी बढ़ता चला गया और इसके सरोकार बढ़ते गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है साइमन कमीशन के बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। कि यहाँ पे साइमन कमीशन है, लोगों ने भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था कि साइमन गो बैक के लोगों ने नारे लगाए थे। तो क्या था ये, सन 1926 में सरकार को भारतीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए साइमन की अध्यक्षता में साइमन की नियुक्ति की। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप इस कमीशन का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार किया गया। जनता ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। हर मुख्य शहरों और कस्बों में एक दिन की हड़ताल की गई। बैनरों, इश्तिहारों, यहाँ तक कि पतंगों पर भी साइमन वापस जाओ लिखा गया। यह कमीशन जहाँ जहाँ गया वहीं पर उसे काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने बड़ी सख्ती और क्रूरता से इसका दमन किया। जुलूस पर घोर अत्याचार किया गया। एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठियां द्वारा इतना कड़ा प्रहार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो ये साइमन कमीशन मतलब क्या है कि जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में हमारी जड़ें कमज़ोर हो रही है, भारत में हमारा शासन जो देखा जाए कमज़ोर हो रहा है, तो उन्होंने देखा जाए क्या क्या करा, बुलाया सर जॉन साइमन को। और उसने क्या करा, उसकी क्या बनी, यहाँ पर हमारा पे एक साइमन कमीशन बनी। लेकिन उसमें देखा जाए जितने भी अधिकारी थे सब क्या थे, अंग्रेज थे। जिसे कहा जा सकता है वाइट मैन, यानी कि उसके जितने भी लोग थे साथ साथ कहते हैं कि सफ़ेद लोग थे, मतलब क्या थे, अंग्रेज थे। जिसमें भारतीय कोई भी नहीं था, जिससे भारतीय क्या थे, नाराज थे। और भारतीयों ने क्या करा, इसके खिलाफ साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए। और इन्हीं में एक जो है हमारे जो है नेता है लाला लाजपत राय, जिन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। वो एक यहाँ पे देखा जाए एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन पर जो है लाठियों का वार किया गया और जिनसे उनकी मृत्यु भी हुई और वे शहीद हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी। मतलब देखा जाए एक हमारा यहाँ पे आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसे जिसकी शुरुआत थी यहाँ पे दांडी मार्च यात्रा नमक कानून से थी। और जब इस आंदोलन को वापस लिया गया तो इस आंदोलन को वापस लेने के बाद में देखा जाए गांधी जी और इरविन इनके बीच में गलती क्या हुई थी, एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी, उनके बीच में कुछ समझौते हुए थे। वो समझौते क्या थे, तो देखा जाए यहाँ पे 15 दिनों के वार्तालाप के बाद में 5 अगस्त 1931 को गांधी इरविन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौते की शर्तें निम्नलिखित है। अहिंसात्मक प्रतिरोध में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल
मुक्त किया जाए, मतलब जो भी गलती आंदोलन में भागीदार थे, जिन अंग्रेजों ने अपनी जेल में डाल दिया था, उन्हें क्या किया जाए, आज़ाद किया जाए। जो जुर्माने अभी तक वसूल नहीं किए गए उन्हें माफ़ किया जाए। अधिग्रहण की गई सारी भूमि जिसे अभी तक बेचा नहीं गया है, किसानों को लौटा दी जाए। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्याग पत्र दिया था, उनके साथ नम्रता के साथ व्यवहार किया जाए। तटवर्ती गांवों को अपने लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरने का अधिकार दिया जाए। तो ये कुछ यहाँ पे गांधी जी और इरविन है, इनके बीच में कुछ यहाँ पे शर्तें थी, कुछ समझौते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमाचार में आपसे कहा जाता है बंगाल विभाजन के क्या कारण थे। देखा जाए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो किसके क्या कारण थे। वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन करना था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, आंदोलन सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से मिली। मतलब कि देखा है लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा विद्रोह हो रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या करा कि भारतीयों की इस ताकत को कमज़ोर करने के लिए उसने क्या करा, बंगाल का दो हिस्सों में पार्टीशन कर दिया, जिसमें एक हिस्से में देखा जाए हिंदू थे और दूसरे हिस्से में देखा जाए मुसलमान ज़्यादा थे। और इनकी ताकत को बांटने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा, इस लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, बंगाल का यहाँ पर पार्टीशन कर दिया, दो से बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, ताकि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम आपस में उनमें फूट डाल दी जाए और दोनों जो है अंग्रेजों का मुकाबला मिलकर ना कर सके। तो जो कि देखा जाए बहुत घृणित कार्य था। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसे आगे चल के 1911 में रद्द कर दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम पाँच में ऐसा कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है। देखा जाए पे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। अब इस आंदोलन में देखा जाए महात्मा गांधी ने क्या करा कि अंग्रेजों से किसी प्रकार की मांग नहीं रखी। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलन में देखा जाए ज़्यादातर क्या था, अंग्रेजों से कुछ ना कुछ मांगे थी, जिनके मांग के पुराने पर क्या करते थे, आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता था या फिर आंदोलन वो विफल हो जाता था। लेकिन यहाँ देखा जाए इस भारत छोड़ो आंदोलन में पहली बार जो देखा जाए भारतीयों ने क्या करा, अंग्रेजों से किसी प्रकार की मांग नहीं रखी, सिर्फ एक थी कि भारत छोड़ो, कि अंग्रेज भारत छोड़ो, बाकी भारत हम अपना खुद संभाल लेंगे, हम भारत को अपना चला लेंगे, अंग्रेजों की हमें किसी तरह की जरूरत नहीं है, तो अंग्रेज भारत छोड़ो। अब इस आंदोलन में देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी थे, इसका आरंभ 8 अगस्त 1942 में हुआ और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के एक भाषण में देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीयों को संदेश दिया था कि करो या मरो। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें देखा जाए लगभग सभी लोगों ने मिलजुल के हिस्सा लिया। ये एक ऐसा आंदोलन था जो देशव्यापी आंदोलन बना। ये हमारा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी धर्म के लोगों ने, सभी भाषा के लोगों ने, सभी कार्य करने वाले लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। इस आंदोलन में देखा जाए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये देखा जाए हमारा पर भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही मजबूत आंदोलन बन के निकला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम छः में ऐसा कहा जाता है कि नरम दल और गरम दल में अंतर क्या है। तो देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में से ही आगे चल के नरम दल और गरम दल दो दल निकले। क्या था ये, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर कांग्रेस के उदारवादी दल के हाथों में थी। 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे उग्रवादी युग गरम दल की संज्ञा दी गई। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वरदान मानने वाले तथा उनकी न्यायप्रियता अटूट विश्वास रखने वाले उदारवादी नेताओं का विश्वास टूटकर बिखर गया, तब कांग्रेस में एक नए तरुण वे का उदय हुआ जो प्रार्थना के बदले संघर्ष का मार्ग अपनाने को आतुर था। उग्रवादी दल के नेता प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें कहा जाता है बाल पाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिसमें यहाँ पे हमारा देखा जाए लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेर पंजाब। गरम दल के इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। उग्रवादी सरकारों के सुधारों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे।
गरम दल के नेताओं ने जनसाधारण को राष्ट्रीयता और राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया। इस प्रकार उग्रवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण इकाई बना। तो सिंपल सी अगर भाषा में देखा जाए 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी, जिसकी क्या थी, कुछ मांगे होती थी अंग्रेजों से। उन मांगों को बनवाने के लिए उनके जो तरीके होते थे बहुत ही वो साधारण तरीके होते थे, जिससे अंग्रेजों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अपने मांग पत्र करना, उनसे मुलाकात करना, या अपना जो है किसी तरह से अपने कुछ उनके हल्के तरीके थे, जिससे अंग्रेज कहते क्या है कि उन तरीकों को मानते हुए भारतीयों की मांगें पूरी नहीं करते थे, कांग्रेस पार्टी की मांगें पूरी नहीं करते थे। अब ऐसे में कहते क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सोच में बदलाव आया। उन्होंने सोचा लगभग हमें 20 साल हो गए हैं अंग्रेजों से मांग करते हुए, अपने कुछ अधिकार लेते हुए, अपना हक मांगते हुए, लेकिन अंग्रेज कहते क्या, नहीं दे रहे। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ गर्म तरीके अपनाने पड़ेंगे, हमें कुछ यहाँ पे ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे अंग्रेज कहते क्या करे, हमारी मांग पूरी करे। तब कांग्रेस पार्टी में देखा जाए हमारे यहाँ पर 2 दल निकले, गर्म दल और नरम दल। नरम दल वो लोग थे जिन्हें अभी विश्वास था कि अंग्रेज जो है आज नहीं तो कल हमारी मांग पूरी कर लेंगे और हमें वही पुराने तरीके अपनाने चाहिए। जबकि गर्म दल वो लोग थे जो चाह रहे थे कहते कि जब 20 साल में अंग्रेजों ने हमारी बात नहीं सुनी तो आगे क्या सुनेगी, और हमें अंग्रेजों से मांग जो है ज़बरदस्ती पूरी करवानी पड़ेगी, उनके ऊपर हमें प्रेशर करना पड़ेगा, उनके खिलाफ हमें मोर्चे निकालने पड़ेंगे, नारे लगाने पड़ेंगे, उनके पुतले जलाने पड़ेंगे, उनका रास्ता रोकना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ हमें ऐसा तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे अंग्रेज हमारी बात माने। हम हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या है कि हम थोड़े से कठोर तरीके अपनाना चाह रहे हैं, जिससे अंग्रेज कहते क्या करेंगे, प्रभावित होंगे और वह हमारी मांग पूरी करेंगे। तो ये थे नरम दल और गर्म दल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम सात में ऐसा कहा जाता है असहयोग आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें देखा जाए हमारे यहाँ पर सितंबर 1920 में फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग, नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला और यह आंदोलन ब्रिटिश अधिकारी हिल गए। इस आंदोलन से हमारा ब्रिटिश अधिकारी हिल गए। मतलब कि यहाँ पे हमारा देखा जाए असहयोग आंदोलन, मतलब क्या है इसका देखा, असहयोग यानी कि सहयोग ना करना। कि देखा जाए भारत में जो अंग्रेज है रह पा रहे थे, किस वजह से रह पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भारतीयों से सपोर्ट मिला था। क्योंकि उनका देखा जाए अंग्रेजों को जो भी कामकाज होता था करने वाले कौन थे, भारतीय थे। अंग्रेज जो देखा जाए खाते थे, पीते थे, अपना यहाँ से वहाँ जाते थे या कुछ ना कुछ कार्य करते थे, लेकिन वो कार्य खुद नहीं करते थे, वो उनकी सपोर्ट कर रहे थे, कुछ भारतीय लोग कर रहे थे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एक तरह से देखा जाए अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो यहाँ देखा जाए महात्मा गांधी ने कहा कि अगर देखा जाए भारतीय किसी भी तरह से अगर अंग्रेजों को सपोर्ट ना करे तो भारत में अंग्रेज नहीं रह पाएंगे। उन्हें जब कहते हैं कि कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा भारत में, तो अंग्रेज कहते भारत में नहीं रह पाएंगे और अंग्रेजों को भारत को छोड़ के जाना होगा। तो ये था पे हमारा असहयोग आंदोलन कि यहाँ पे सहयोग ही नहीं करना अंग्रेजों को किसी भी कार्य को लेके। तो ऐसे में जो देखा जाए अंग्रेज कहते क्या कमज़ोर पड़ जाएंगे और उन्हें अपना वापस जाना पड़ेगा। तो ये था हमारा पर असहयोग आंदोलन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारा एक और सवाल बनता है प्रश्न नंबर 8 में कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था। कि देखा जाए हमारे यहाँ पर जो देखा जाए असहयोग आंदोलन तो शुरू हुआ 1920 से लेकर 1922 तक चला, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या करा, रद्द कर दिया। वजह क्या थी कि इतने बड़े आंदोलन को रद्द कर दिया गया, इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह थी यहाँ पे हमारा चोरा चोरी कांड। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण चोरी चोरी कांड था। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने सनी प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। इससे गांधी जी बहुत विचलित हो उठे। उन्हें लगा कि वे निश्चित ही अभी तक
सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी स्तब्ध रह गए थे और यह आंदोलन वापस लिया गया। तो सिंपल सा अगर देखा जाए यहाँ पर कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चौरी चौरा जो कांड हुआ था, अग्निकांड हुआ था, जिसमें थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें बहुत से अंग्रेज मारे गए। और जब इस बात का पता गांधी जी को चला तो वो काफ़ी आहत हुए, काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका आंदोलन जो हिंसा को रूप ले। गांधी जी जो थे वो अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन जो है हिंसा को रूप ले, लोग जो है एक दूसरे को मारे, वो ये नहीं चाहते थे। इसलिए क्या हुआ, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर में आपसे कहा जाता है रोलेट एक्ट क्यों बनाया गया। यहाँ देखा जाए अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था जिसे कहा जाता है रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट है क्या? रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों को रोलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया। इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। मतलब क्या, अंग्रेज सरकार ने देखा कि अगर हमें अपने भारत में अपनी ताकत को बढ़ाना है, भारतीयों को दबाए रखना है, तो उन्होंने के लिए क्या करा, ये एक कानून बनाया रोलेट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलता करता है तो उससे पकड़ के डाल दिया जाएगा जेल में। उसकी ना तो कोई दलील होगी, ना कोई इसके वकील होगा, और ना ही उसकी कोई अपील होगी। उसका कहते क्या होगा कि जेल में डाल दिया, कितने भी टाइम के लिए, 1 महीना, 1 साल या आजीवन, कितना भी हो सकता है। तो ये था यहाँ पे हमारा रोलेट एक्ट। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेज सोचती है कि हाँ ये हमारा विरोधी है, तो उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता था। तो ये था हमारा यहाँ पे रोलेट एक्ट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 ये आपके लिए बहुत जरूरी है और इस सवाल में आपसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। तो सवाल कैसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको करना है क्या है, वो जरूरत है सवाल को समझने की। क्या होता है, कई बार आपको सवाल का आंसर पता होता है लेकिन आप जो है सवाल को ही नहीं समझ पाते, तो आप आंसर नहीं कर पाते, आप आता हुआ जो है जवाब छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सवाल को समझिए। जहाँ भी आपको मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च, तो आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। क्या है आंसर? 1930 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका आरंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा शुरू करी। वे 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एक अधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल को वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में उठाकर सरकार की अवज्ञा की। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ। तो देखा जाए पे हमारा सवाल में ही हमारा यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब क्या है कि यहाँ पे सविनय, विनय के साथ में अवज्ञा करना है, किसी चीज़ को नहीं मानना है। लेकिन किसी को नहीं मानना, अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानना। कि हाँ देखा जाए अंग्रेज सरकार ने भारत में अपने फ़ायदे के लिए कई तरह के कानून बना रखे थे और इन्हीं में से एक कानून था नमक कानून। मतलब कि भारत में नमक बनाना क्या था, गैर कानूनी, कि कोई भी जो है अंग्रेजों की अनुमति के बिना नमक नहीं बना सकता। क्योंकि अगर भारत में लोग अगर नमक बनाने लग जाएंगे, नमक बेचना शुरू कर देंगे, तो अंग्रेजों का नमक कोई नहीं खरीदेगा और अंग्रेजों के चलते क्या होगा, घाटा। तो वो क्या करते थे अपने फ़ायदे के लिए, उन्होंने क्या करा, भारत में नमक बनाना कर दिया गैर कानूनी, कि भारत में नमक नहीं बनेगा। और हुआ क्या कि महात्मा गांधी ने क्या करा, शुरुआत इसी कानून को तोड़ने से करी कि अंग्रेजों का कोई भी हम कानून नहीं मानेंगे, और शुरुआत करी उन्हें नमक कानून से कि भारत में नमक बनेगा। और क्या हुआ कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू करी। 1930 को वो दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने समुद्र पानी लिया, उस पानी को गर्म किया और उस पानी से उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों का जो कानून था कि भारत में नमक नहीं बनेगा, उसको तोड़ा। तो ये देखा जाए शुरुआत थी
सविनय अवज्ञा आंदोलन की, दांडी मार्च यात्रा। तो सवाल आपसे कैसे पूछा जा सकता है, दांडी मार्च यात्रा पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप इस एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।